हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। लास्ट वीडियो जो है उसमें हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, वहाँ पर राइट साइड मैंने कॉर्नर पे जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो लिख दिया है, डी ई इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, और नीचे लिखा है डी क्यू इक्वल्स टू डी ई माइनस डी डब्ल्यू, मतलब दोनों फॉर्म में लिखा है, डी ई के फॉर्म में और डी क्यू के फॉर्म में। ये मैंने आपको इसलिए लिख दिया ताकि आपको यहाँ पर एप्लीकेशन जब हम करेंगे तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्मूले से हम क्या क्या एप्लीकेशन कर सकते हैं वो यहाँ पर दे रखिए। तो यहाँ पर मैंने हेल्प के लिए फॉर्मूला आपके लिए लिख दिया। लास्ट वीडियो मैंने आपको ये पढ़ा दिया था। अब देखिए फर्स्ट अगर हम बात करें एप्लीकेशन की, तो यहाँ पर दे रखा आइसोलेटेड सिस्टम। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम अलग चीज़ है, और जब हम प्रोसेस की बात करते हैं तो प्रोसेस अलग चीज़ है। आइसोलेटेड सिस्टम की अगर हम बात करें तो देखिए इसको हिंदी में मुझे जहाँ तक ध्यान है विलगित निकाय कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विलगित निकाय। आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया था, ऐसा सिस्टम जिसमें से ना तो मास ट्रांसफर हो सकता है या मैटर ट्रांसफर हो सकता है, और ना ही जो ऊर्जा है वो ट्रांसफर हो सकती है। मतलब ना तो हीट ट्रांसफर हो सकती है, ना ही जो मैटर है या जो मास है वो ट्रांसफर हो सकता है। अब यहाँ पर इसके लिए क्या क्या चीज़ दे रखी है कि जो आइसोलेटेड सिस्टम है उसमें जो डी क्यू होता है वो जीरो होता है। मतलब आइसोलेटेड सिस्टम में हीट एक्सचेंज नहीं हो सकता। ठीक है। दूसरी बात इसमें साथ में क्या दे रखा है कि जो डी डब्ल्यू है वो जीरो है। इसका मतलब ये हुआ आइसोलेटेड सिस्टम में हीट एक्सचेंज भी जीरो है और जो वर्क डन है वो भी क्या है? जीरो है। तो दोनों ही जो हैं वो जीरो हैं। तो अब अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, तो यहां पर आप क्या देखेंगे कि अगर मान लीजिए मैं डी क्यू को भी जीरो कर दूं और डी ई को भी जीरो कर दूं, तो जो डी डब्ल्यू है वो क्या आ जाएगा? इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। या फिर आप इसको अगर देखेंगे डी ई को भी जीरो कर दिया और डी क्यू को, सॉरी यहाँ पर आपके दे रखा है डी क्यू और डी डब्ल्यू, तो अगर मैं डी क्यू को भी जीरो कर दूं और डी डब्ल्यू को भी जीरो कर दूं, जब दोनों जीरो हो जाएंगे तो जो डी ई है वो क्या आ जाएगा? जीरो। तो यहाँ पर आपके एप्लीकेशन क्या है? ये जो चीज़ देखिए दो चीज़ है, एक तो क्या चीज़ गिवन है और क्या चीज़ आपको एप्लीकेशन के फॉर्म में निकालनी है। मतलब एक इन्फॉर्मेशन तो दे रखी है और उससे हम क्या क्या यूज़ में निकाल सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्मूले से, वो आपके एप्लीकेशन का पार्ट है। तो ये जो दो इन्फॉर्मेशन है तो दे रखी है, गिवन है। मतलब क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम अगर है तो उसके लिए हीट एक्सचेंज जीरो है और जो वर्क डन है वो भी क्या है? जीरो है। तो अगर मैं फर्स्ट लॉ के एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो जब डी क्यू और डी डब्ल्यू जीरो हो गया तो डी ई भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डी ई है वो भी क्या है? जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि जो ई है इंटरनल एनर्जी वो क्या है? कांस्टेंट है। वो क्या है? कांस्टेंट। और आपको मैंने बताया था कि जो इंटरनल एनर्जी है उसको ई से भी बता सकते हैं और यू से भी बता सकते हैं, और ये जो है किसका फंक्शन होती है? टेम्परेचर का फंक्शन होती है। किसका फंक्शन होती है? टेम्परेचर का। तो जब ई कांस्टेंट है इसका मतलब ये हुआ कि T जो है वो भी क्या है? कांस्टेंट है। ये आपके इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है। तो हमने क्या कहा कि अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो हीट एक्सचेंज जीरो हो जाएगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा। उस केस में क्या होगा कि जो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो आपके क्या आ जाएगा? जीरो। तो ये चीज़ तो गिवन थी और ये चीज़ हमने किससे निकाली? फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये जीरो आ गया। इसका मतलब डी ई मतलब एनर्जी में जो चेंज है, इंटरनल एनर्जी में चेंज है वो जीरो है। और इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो कब होगा? जब ई कांस्टेंट होगा। ई कांस्टेंट कब होगा? जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो ये हमने बात करी एप्लीकेशन की। फर्स्ट आपके था आइसोलेटेड सिस्टम, समझ में आ रहा है? इसके बाद सेकेंड है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब क्या है? देखिए स्टार्टिंग में मैंने आपको टाइप्स ऑफ प्रोसेस बताए थे, टाइप्स ऑफ सिस्टम बताए थे, टाइप्स ऑफ प्रोसेस बताए थे। तो वहां पर केवल बेसिक हिंट थी कि भाई इसका मतलब ये होता है। अब यहाँ पर हम वो तो पढ़ेंगे, साथ में एप्लीकेशन पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो यहाँ पर ये अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए बताया था कि जो V है, जो वॉल्यूम है वो कॉन्स्टेंट रहता है। अब यहाँ पर होगा क्या? अगर V कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो जो dV है वो क्या हो जाएगा? जीरो। dV जो है वो क्या हो जाएगा? जीरो। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जो मैंने आपको बताया था वर्क का जो फॉर्मूला होता है, अगर मैं कॉमन फॉर्मूले की बात करूँ, अभी आज की क्लास में हम वर्क के अलग अलग फॉर्मूले पढ़ेंगे अलग अलग प्रोसेस के लिए, लेकिन अगर हम सिंपल बात करें एक फॉर्मूले की, कॉमन फॉर्मूले की, तो W बराबर माइनस पी डी वी होता है और इंटीग्रेशन का साइन होता है। मैंने आपसे कहा था कि पी डी वी का फॉर्म में लिखते हैं और इंटीग्रेशन का साइन होता है, डेल वी नहीं लिखते।
पी डेल वी हम एक स्पेशल कंडीशन में लिख सकते हैं, वो मैंने आपको पहले बता दी थी, आज भी रिपीट हो जाएगी। तो ये आपके फॉर्मूला हो गया W बराबर W इक्वल्स टू माइनस पी डी वी। अब आपको पता है डी वी तो जीरो है, तो W क्या हो जाएगा, वो भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ साइड में लिख देता हूँ कि जो आपके W है वो भी क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ पर क्या हुआ, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो dV जो है वॉल्यूम में चेंज वो जीरो हो जाएगा, और अगर वॉल्यूम में चेंज जीरो है तो जो वर्क है वो क्या हो जाएगा, जीरो। वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। वो मैंने जीरो लिख दिया। अब आपके क्या बचिया, Q और E। तो अब जो आप फॉर्मूला लिखेंगे DE बराबर DQ लिख सकते हैं, या मैं DQ के सेंस में लिखूं तो DQ बराबर DE, ऐसे आप लिख सकते हैं। या फिर आप चाहो और करके लिख देता हूं डेल Q इक्वल्स टू डेल E, ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आ रही बात, ये आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। तो DQ बराबर DE और डेल Q बराबर डेल E। अब यहाँ पर अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पर जो हीट चेंज है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वो किसके बराबर आ रहा है, डेल ई के बराबर। ये हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि अगर हीट चेंज कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है तो वो डेल ई के बराबर होता है। अब यहाँ पर इसी फॉर्मूले को आप कैसे लिख सकते हो, NCV dt। इसको आप कैसे लिख सकते हो, NCV dt। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि DQ इक्वल्स टू, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये जो है आपके DQ इक्वल्स टू DE या फिर डेल Q इक्वल्स टू डेल E इक्वल्स टू NCV dt। अब ये आया कैसे, ये हमने पढ़ा था कि जो CV होता है वो होता है डेल E बाय डेल T और V। तो यहाँ पर आपके वॉल्यूम कांस्टेंट थे, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो आपके मोलर हीट कैपेसिटी थी वो उसका फॉर्मूला था डेल ई बाई डेल टी। तो यहाँ पर डेल ई जो है उसको आप लिख सकते हो CV डेल टी, क्या लिख सकते हो, CV डेल टी या CV dt लिख सकते हो। ये आपके एक मोल के लिए, अगर टोटल मोल के लिए आपको इंटरनल एनर्जी में चेंज निकालना है तो उसका एक फॉर्मूला होता है NCV dt। तो यहाँ पर समझ आ गई बात। तो यहाँ पर आपके जो फॉर्मूला है डेल Q इक्वल्स टू डेल E, जिसको आप NCV dt भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपके एक्स्ट्रा फॉर्मूला हो गया, साथ में यहाँ तक भी होता है और ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, यहाँ बुक्स में दे रखा होता है। तो यहाँ पर आपके डेल Q इक्वल्स टू डेल E इक्वल्स टू NCV dt। यहाँ पर आप चाहो तो हेल्प के लिए, समझने के लिए V भी लगा सकते हो। ये क्या हिंट दे रहा है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, नी भी लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, समझने के लिए कि यहाँ पर अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो जो हीट चेंज है वो डेल ई के बराबर है। किसके बराबर है, डेल ई के बराबर। वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब कोई वर्क नहीं हो रहा है। मैंने आपको साइन कन्वेंशन बता दिए थे, वापस से रिपीट कर देता हूँ। अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो पॉजिटिव है, ठीक है, और अगर सिस्टम हीट इवॉल्व कर रहा है तो वो नेगेटिव है। वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम खुद कार्य कर रहा है तो वो नेगेटिव है, जिसमें एक्सपेंशन होता है, और वर्क डन ऑन द सिस्टम जिसमें कंप्रेशन होता है वो पॉजिटिव होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर एक्सपेंशन होगा तो वर्क डन नेगेटिव आएगा, कंप्रेशन होगा तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, ना तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब ना तो एक्सपेंशन हो रहा है ना कंप्रेशन हो रहा है, वर्क डन जीरो। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब कार्य कुछ नहीं हो रहा है तो जो चेंज हो रहा है वो हीट में और इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देखिए साइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब आपको मैंने बताया था कि पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के साइन अलग चलते थे और बाद में साइन चेंज हो गया। अब ये हमको चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि साइन का बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज होता है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। अब क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हम देखते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो ये है कि डेल क्यू का जो साइन है और डेल ई का जो साइन है वो सेम होगा। सेम का मतलब अगर डेल क्यू पॉजिटिव है तो डेल ई पॉजिटिव होगा, और अगर डेल क्यू नेगेटिव है तो डेल ई क्या होगा, नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, इस केस में डेल क्यू अगर पॉजिटिव है तो डेल ई भी क्या होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम में तो कोई चेंज हो नहीं रहा, मतलब सिस्टम ना तो खुद कार्य कर रहा है ना ही सिस्टम पर कार्य हो रहा है। तो अब इस केस में क्या है कि जितनी हीट अगर आप दोगे सिस्टम को, तो सिस्टम को अगर आप हीट दे रहे हो तो वो क्या है, पॉजिटिव। तो सिस्टम जो हीट ले रहा है उससे वो कोई कार्य तो कर नहीं रहा, तो वो जो सिस्टम हीट ले रहा है वो हीट लेने से उसके हो क्या रहा है, इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है, इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तो वो भी पॉजिटिव आएगी, और सिस्टम हीट ले रहा है तो उसके साइन कन्वेंशन भी क्या है, पॉजिटिव। तो यहां पर साइन सेम चलेंगे। अगर डेल क्यू नेगेटिव है तो डेल ई भी क्या होगा,
नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये कि अगर सिस्टम हीट इवॉल्व कर रहा है तो हीट इवॉल्व का अंदर डेल क्यू नेगेटिव, और हीट इवॉल्व कर रहा है तो वो जो हीट है, ये जो एनर्जी है वो आ कहाँ से रही है, वो आ रही है इंटरनल एनर्जी से। तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका सीधा सा मतलब है कि कार्य कुछ नहीं हो रहा, सिस्टम को हीट दी तो उससे इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, और अगर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम हुई तो उसने हीट दे दी। ये आपको ध्यान रखना है, ये न्यूमेरिकल में आपके काम आता है, ठीक है। हालांकि कई बार क्या होता है, इतने पॉजिटिव नेगेटिव पे ध्यान नहीं देते, फिर भी अगर देता है तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है, ये आपके बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, अगर कंसेप्ट में थोड़ा भी डाउट है तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आइसोबैरिक प्रोसेस की, तो आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है। अब यहां पर मेन बात क्या आती है कि W का जो फॉर्मूला मैंने यहां लिख रखा है, W = -P/dV। अब ये मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा जब वर्क हम पढ़ेंगे इसके बाद। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले की अगर बात करें तो यहाँ पर अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, W = -P/δV ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो है ये वाला फॉर्मूला W = -P/δV, ये आप कब लिखोगे, जब प्रेशर कांस्टेंट होगा। अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो आपको वही फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। ये हम आगे और पढ़ लेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि आपको इन्फॉर्मेशन क्या मिली कि प्रेशर कांस्टेंट है और W = -P/δV। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर्मूला। तो फॉर्मूला जब आप लिखोगे तो फॉर्मूले को मैं Q के सेंस में लिख देता हूँ, ΔQ, ठीक है, = ΔE। अब यहाँ पर -dW था, या माइनस आप जो लिख रहे हो W, तो यहाँ पर W = -P/δV है, और यहाँ पर -ΔW आता है, ठीक है। ये आपके जो फॉर्मूला आप लिखते हो ΔQ = ΔE - ΔW, तो इसके आगे लिख देता हूँ ΔE। अब देखिए ΔW क्या है, W क्या है, -P/δV, तो वही आपके माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपके P/δV। W हो या Q हो, उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है कि भाई डेल का साइन है या नहीं है, कोई उससे फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर, ठीक है। ΔE = P/δV। अब यहाँ पर ΔQ किसके बराबर आ गया, ΔE + P/δV। ये आपके ΔH के भी बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ΔH के। जो हमने पढ़ा था कि जो हीट चेंज है एट कांस्टेंट प्रेशर, वो किसके बराबर आता है, एंथैल्पी चेंज के। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि हीट चेंज अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे आ रहा है तो वो इंटरनल में चेंज के बराबर है, और अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है तो वो आपके एंथैल्पी के बराबर है। इसको आप जो है ΔQ जो है, इसको आप क्या लिख सकते हो, जैसे हमने लिखा NCV/dt, इसको आप NCP/dt भी लिख सकते हैं, ठीक है। ΔQ कहो या ΔH भी आप इसको कह सकते हो, इसको आप चाहो तो P भी लगा सकते हो समझने के लिए कि भाई कांस्टेंट प्रेशर पे काम हो रहा है। तो ΔQP किसके बराबर है, ΔH के बराबर, और ΔQP जो है वो NCP/dt, और यहाँ पर मैं इसको ΔH भी लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, ΔH। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि जो आपके CP होता है वो होता है ΔH/ΔTP, ठीक है। तो एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला है NCP/dt, ये आपके ΔH की जगह आ रहा है, तो मैं ΔH ही लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये जो आपके है ΔH के लिए ही हमने लिखा है, ΔH = NCP/dt। तो यहाँ पर आपके आ गया ΔE = NCV/dt और ΔH = NCP/dt। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो ΔH है वो किसके बराबर है, CP/ΔT के, और ये क्योंकि 1 मोल की बात कर रहा है तो N क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स। N क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स। अब यहाँ पर हमको क्या चीज़ देखनी है कि जब हम यहाँ पर बात कर रहे थे वॉल्यूम कांस्टेंट करके, तो हमने क्या कहा कि जब हम हीट दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो कार्य तो कुछ नहीं हो रहा, तो क्या हो रहा है, हीट देने से इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। अगर मैं हीट दे रहा हूं तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि अगर मैं हीट दे रहा हूं तो ΔQ पॉजिटिव है तो ΔE भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो अगर मैं हीट दे रहा हूं कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो वो सारी हीट इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने का काम कर रही है, और अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ाने का काम कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं हीट दे रहा हूँ तो जो ΔQ है वो क्या है, पॉजिटिव, या सिंपल कहूँ तो Q क्या है, पॉजिटिव, और Q पॉजिटिव है, इसका मतलब ΔQ क्या होगा, ΔE क्या होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब अगर मैं हीट दे रहा हूँ तो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, और अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर जो है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा।
तो डेल टी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो सारी एनर्जी है जो हीट दे रहे हैं वो सारी हीट किस काम आ रही है, टेम्परेचर को बढ़ाने के काम में आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं इस केस में बात करूँ तो इस केस में क्या हो रहा है कि जो मैं हीट दे रहा हूँ कांस्टेंट प्रेशर पर, वो हीट दो काम कर रही है। एक तो आपके इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने का काम कर रही है, दूसरा आपके पी डेल वी, मतलब पी डेल वी का मतलब डब्ल्यू नेगेटिव है, वर्क क्या है, नेगेटिव है। ये नेगेटिव का साइंस किसको बता रहा है कि जो वर्क डन है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव वर्क है वो किसको बता रहा है कि अगर आप हीट दोगे तो एक्सपेंशन होगा। क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। कहने का मतलब ये कि अगर यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है तो डेल वी पॉजिटिव है तो ओवरऑल नेगेटिव आ गया। तो अगर हीट दे रहे हैं सिस्टम को तो दो चीज़ हो रही है, एक तो इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है और एक एक्सपेंशन हो रहा है। तो एक्सपेंशन क्या होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। एक्सपेंशन क्या होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि जो आप हीट दोगे वो हीट दो चीज़ में कंज्यूम हो रही है, एक तो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने का काम कर रही है और एक वर्क डन में काम में आ रही है। तो वो जो हीट है वो दो में डिवाइड होगी, किस में डिवाइड होगी, दो में, इंटरनल एनर्जी चेंज में और वर्क डन में। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो हीट है ये ज़्यादा आती है। कहने का मतलब ये है कि 1 डिग्री टेम्परेचर का जो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट देनी है वो यहाँ पर कम आती है और यहाँ पर ज़्यादा आती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर केवल ये इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने का काम कर रही है हीट, और यहाँ पर इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के साथ साथ वर्क का भी काम कर रही है। तो यहाँ पर हम सिंपल सा एक चीज़ कह सकते हैं कि Cp इज़ ग्रेटर देन Cv। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। Cp की जो वैल्यू है वो Cv से ज़्यादा होती है, इतना इनफ है यहाँ का। इसके बाद दे रखा आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल को हिंदी में समतापीय प्रक्रम भी कहते हैं। आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। वो क्या है, कांस्टेंट, ताप नहीं आता। तो मैंने यहाँ लिख दिया टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब यहाँ पर जो टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये एक चीज़ और हिंट क्या दे रहा है कि इंटरनल एनर्जी जो होती है वो आपके टेम्परेचर का फंक्शन होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी जो है वो भी क्या है, कांस्टेंट है। और अगर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो जब डेल ई ज़ीरो हो गया तो यहाँ पर फॉर्मूले में बचा क्या, डेल ई ज़ीरो हो गया तो ये आपने क्या करा, डी ई को ज़ीरो कर दिया। अब क्या बचा, क्यू और डब्ल्यू। तो यहाँ पर आप कह सकते हो डी क्यू इक्वल्स टू माइनस डी डब्ल्यू, और आप कह सकते हो डेल क्यू इक्वल्स टू माइनस डेल डब्ल्यू। ठीक है, और यहाँ पर आपके आइसोथर्मल कंडीशन की अगर मैं बात करूँ तो ये डेल क्यू इक्वल्स टू माइनस डेल डब्ल्यू आ गया। अब यहाँ पर आप इसको चाहो तो माइनस माइनस प्लस कर दें तो ये आप सिंपल इसको पी डी वी लिख सकते हो। तो देखिए डब्ल्यू बराबर डेल डब्ल्यू बराबर माइनस पी डी वी होता है, एक माइनस पहले से तो पी डी वी लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब यहाँ पर मैंने क्या कहा, डेल क्यू बराबर पी डी वी है। डेल क्यू बराबर क्या है, पी डी वी। अब यहाँ पर जो साइन कन्वेंशन है उसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो डेल क्यू इक्वल्स टू माइनस डेल डब्ल्यू आ रहा है। क्या आ रहा है, डेल क्यू इक्वल्स टू माइनस डेल डब्ल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि अगर डेल क्यू पॉजिटिव है तो डेल डब्ल्यू क्या है, नेगेटिव, और अगर ये नेगेटिव है तो ये क्या है, पॉजिटिव। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो साइन कन्वेंशन है वो ये है कि अगर आपके वर्क डन बाय द सिस्टम है तो वो नेगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है, नेगेटिव, मतलब एक्सपेंशन हो रहा है तो वो नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा, क्योंकि वहाँ पर हीट का लॉस होता है। क्या होता है, हीट का लॉस होता है। तो अगर डब्ल्यू डेल क्यू पॉजिटिव है तो डेल डब्ल्यू नेगेटिव होगा, और डेल क्यू नेगेटिव है मतलब डेल डब्ल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि जो आपके हीट है इंटरनल एनर्जी को चेंज नहीं कर रही है, तो वो जो हीट है वो आपके वर्क के साइन के अपोजिट चलेगी। इसको थोड़ा सा अगर मैं समझूं साइन कन्वेंशन में तो कैसे, इसका मतलब क्या निकल रहा है, इसका मतलब ये निकल रहा है कि अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, सिस्टम क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। अब वो जो हीट है वो आपके इंटरनल एनर्जी को तो चेंज कर नहीं रही। तो वहाँ पर हमने क्या कहा कि भाई सिस्टम जो है उसने कार्य करा, तो अब सिस्टम ने क्या करा, हीट एब्जॉर्ब करी, और वो जितनी हीट एब्जॉर्ब करी वो कार्य करने में क्या हो गई, खर्च हो गई। कार्य करने में क्या हो गई, खर्च हो गई। तो ओवरऑल जो इंटरनल एनर्जी है वो चेंज नहीं हुई।
ओवरऑल जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या है, चेंज नहीं हो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो तो पॉजिटिव है, और अगर सिस्टम खुद कार्य कर रहा है मतलब एक्सपेंशन हो रहा है तो वो क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, हीट एब्जॉर्ब करी, सिस्टम की एनर्जी बढ़नी चाहिए लेकिन वो जो एनर्जी वो क्या है, कार्य करने में खर्च हो गई, तो ओवरऑल सिस्टम की एनर्जी क्या हो गई, बराबर रहेगी, मतलब इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा तो एक्सपेंशन होगा, अगर इंटरनल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है, मतलब इसकी बात कर रहा हूँ आइसोथर्मल की। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, डेल ई में क्या है, कोई चेंज नहीं है, मतलब जीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है मतलब इंटरनल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है, उसमें क्या है, चेंज जीरो है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो एक्सपेंशन होगा, क्या होगा, एक्सपेंशन, और अगर सिस्टम हीट इवॉल्व कर रहा है तो क्या होगा, कंप्रेशन। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, Q पॉजिटिव, और उसके बाद एक्सपेंशन हो रहा है तो W नेगेटिव। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि यहाँ पर साइन उल्टे चलेंगे। तो न्यूमेरिकल में जब बात आती है तो वैसे तो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएगा, लेकिन प्लस माइनस की अगर बात आएगी तो जो Q का साइन है W के साइन से क्या आएगा, अपोजिट आएगा। अगर डेल Q पॉजिटिव है तो आपकी ये नेगेटिव आएगा, और ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव आएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर जैसे मान लीजिए मैं एग्जामिनर होता तो मैं आपको क्वेश्चन देता कि आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है, तो जैसे ही आपने नाम सुना आइसोथर्मल प्रोसेस तो आप क्या देखेंगे, ऑप्शन में आपको क्या मिलना चाहिए, टेम्परेचर। लेकिन अगर मैं एग्जामिनर होता तो टेम्परेचर ऑप्शन में नहीं देता, वहाँ पर मैं ऑप्शन में देता इंटरनल एनर्जी। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, ये तो सबको पता है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखा कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है वो आपके टेम्परेचर का फंक्शन होती है, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर तो कांस्टेंट होता ही है, इंटरनल एनर्जी भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। देखिए फिजिकल के टॉपिक का मतलब ये नहीं कि सारे न्यूमेरिकल भी होंगे, वो आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी होते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि जो छोटे छोटे कंसेप्ट है वो आपके क्लियर होने चाहिए, वो आपके ऑब्जेक्टिव में हेल्प करेंगे। देखिए और कंसेप्ट यहाँ पर आ रहे हैं। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस को हिंदी में रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम। और ये मैंने आपको बताया था कि इसकी कंडीशन क्या है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है, हीट कांस्टेंट रहती है, मतलब हीट एक्सचेंज जीरो होता है, मतलब ना तो सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ना जो सिस्टम हीट क्या कर रहा है, इवॉल्व, मतलब ऊष्मा जो है नियत रहती है। तो यहाँ पर पूछते हैं सबसे ज़्यादा अगर कोई पूछता है वो एडियाबैटिक प्रोसेस ही पूछता है, क्योंकि इसका नाम थोड़ा डिफरेंट है। तो आपको एक तो चीज़ याद होगी कि एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट कांस्टेंट होती है, Q कांस्टेंट होता है, तो डेल Q क्या हो गया, जीरो। अब डेल Q आपके जीरो हो गया तो बचा क्या, E और W। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो डेल E इक्वल्स टू डेल W, ये लिख सकते हो, डेल E इक्वल्स टू डेल W आप लिख सकते हो। एडियाबैटिक प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूँ, हीट को मैंने जीरो कर दिया, अब आपके बचा डेल E बराबर डेल W। बात समझ में आ रही है। इसके बाद अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, हीट में जब मैंने बात करी थी आइसोथर्मल में, वहाँ पर इंटरनल एनर्जी जीरो थी, हीट के और वर्क के साइन डिफरेंट थे। इसका मतलब क्या था कि अगर हीट पॉजिटिव है मतलब सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो वर्क नेगेटिव होगा, नेगेटिव का वर्क का मतलब क्या है, एक्सपेंशन होगा। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि डेल E और डेल W के साइन सेम है। इसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं कहूँ एक्सपेंशन हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्सपेंशन, तो एक्सपेंशन जो है वो होता है वर्क डन बाय द सिस्टम। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब सिस्टम द्वारा कार्य किया जा रहा है। तो सिस्टम जब खुद कार्य कर रहा है तो क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, जिसको हमने नेगेटिव वर्क पढ़ा था साइन कन्वेंशन में, हमने क्या कहा था, नेगेटिव वर्क। तो जब एक्सपेंशन होता है तो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, उस केस में W जो है या जिसको आप डेल W कह सकते हो वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है,
नेगेटिव। देखिए यही इसी वजह से आपके थर्मोडायनेमिक्स का जो लॉ है उसके साइन चेंज करने पड़े। क्यों? क्योंकि अगर हम साइन चेंज नहीं करते तो हमारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होते। अब जो लेटेस्ट नोटेशन है मैं आपको उसी की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, साइन की इंपॉर्टेंस क्या है, तो वो आपके क्लियर होनी चाहिए। हमने क्या देखा कि अगर एक्सपेंशन होता है तो उसको हमने कहा वर्क डन बाय द सिस्टम, और वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है? नेगेटिव होता है। अब नेगेटिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमने क्या देखा, फॉर्मूले में साइन सेम आ रहे हैं, तो अगर W नेगेटिव है तो E भी क्या होगा? नेगेटिव। मतलब W नेगेटिव है तो डेल E जो है वो भी क्या है? नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक्सपेंशन होगा तो वर्क को हमने नेगेटिव माना है साइन कन्वेंशन से, तो जो डेल E है वो भी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। वो भी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अब डेल E नेगेटिव आने का मतलब क्या है? डेल E नेगेटिव का मतलब मैं कह सकता हूं कि जो डेल T है वो नेगेटिव है। वो क्या है? नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ? कंसेप्ट क्या कह रहा है कि डेल E और डेल W के साइन सेम चलेंगे, क्योंकि मैथमेटिकली ये फॉर्मूला आ रहा है। तो साइन सेम चलने का मतलब ये हुआ कि अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो एक्सपेंशन को हम कहते हैं कि जो वर्क है वो नेगेटिव है, और अगर वर्क नेगेटिव है तो जो इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा वो भी नेगेटिव होगा, क्योंकि दोनों के साइन क्या है? सेम है। और अगर डेल E नेगेटिव है तो डेल T भी क्या होगा? नेगेटिव। और डेल T अगर नेगेटिव है इसका मतलब टेम्परेचर जो है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और टेम्परेचर डिक्रीज होने का मतलब होता है कूलिंग। टेम्परेचर डिक्रीज होने का मतलब हम क्या कह सकते हैं? कूलिंग। तो यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखना कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन अगर हो रहा है, मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस है जिसमें एक्सपेंशन हो रहा है, या मैं सिंपल कहूँ तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में कूलिंग होती है। वो हमने क्या है? बिल्कुल कंसेप्चुअली समझ लिया। अगर मैं कहूँ कि एक्सपेंशन की जगह कंप्रेशन हो रहा है, क्या हो रहा है? कंप्रेशन हो रहा है, तो कंप्रेशन जो है वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है। क्या होता है? वर्क डन ऑन द सिस्टम। उस केस में W जो है हम पॉजिटिव लेते हैं। W हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव। तो W पॉजिटिव होगा तो जो डेल E है वो भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और डेल E पॉजिटिव का मतलब डेल T पॉजिटिव। तो डेल T अगर पॉजिटिव है इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब हीटिंग हो रही है। तो ये जो कंसेप्ट हैं ये आपको क्लियर होनी चाहिए। इसको आप ऐसे समझ लो कि पहले तो क्या था? इंटरनल एनर्जी जो है उसकी बात कर रहे थे जब हम आइसोथर्मल की बात कर रहे थे। तो ऐसे समझो इंटरनल एनर्जी जो है बैलेंस है। इंटरनल एनर्जी क्या है? बैलेंस है। अब मैंने कहा जितनी Q आ रही है उतना वर्क हो रहा है, और दोनों के साइन नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 10 जूल 10 कैलोरी हीट आई तो वो 10 कैलोरी जो है वर्क डन बाय द सिस्टम जो है जो कि नेगेटिव है उसमें खर्च हो गई। तो यहाँ पर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो थी वो मैंने कहा ये है, तो 10 कैलोरी हीट आई जो कि पॉजिटिव है, और सिस्टम ने वर्क किया तो सिस्टम खुद वर्क करता है जो नेगेटिव होता है, तो 10 कैलोरी वहाँ खर्च हो गई। तो ओवरऑल बैलेंस क्या बराबर रह गया। अब यहाँ पर क्या है? एडियाबैटिक में बाहर से कोई हीट नहीं आ रही है, बाहर से कोई हीट नहीं आ रही है। अब मैं कह रहा हूँ कि एक्सपेंशन हो रहा है, तो एक्सपेंशन मतलब सिस्टम खुद कार्य कर रहा है, तो सिस्टम कार्य करेगा उसके लिए एनर्जी कहाँ से चाहिए? इंटरनल एनर्जी से इसको एनर्जी मिलेगी। तो सिस्टम एक्सपेंड करेगा तो वो किसके कॉस्ट पे करेगा? इंटरनल एनर्जी के। और इंटरनल एनर्जी कम होगी मतलब क्या हो जाएगा? कूलिंग हो जाएगी। और अगर मैं कह रहा हूँ कि कंप्रेशन हो रहा है तो कंप्रेशन मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम जो कि क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो अगर कंप्रेशन होगा तो वर्क डन पॉजिटिव है तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी? बढ़ जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। फाइनली आपको क्या ध्यान रखना है? हीटिंग इफेक्ट और कूलिंग इफेक्ट। तो यहाँ पर एक एग्जांपल भी कहते हैं, जैसे मान लीजिए गर्मी के टाइम पे क्या होता है? ट्यूब एकदम से बस्ट हो जाता है, तो वह एडियाबैटिक एक्सपेंशन का एग्जाम्पल होता है। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में हम क्या कहते हैं कि जो ट्यूब फटता है गर्मी के टाइम पे उसके आसपास एरिया में क्या हो जाती है? ठंडक हो जाती है। तो यहाँ पर ट्यूब फट रहा है मतलब क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन हो रहा है तो वहाँ पर क्या इफेक्ट होता है? कूलिंग इफेक्ट होता है। तो ये आपके थ्योरेटिकली बहुत अच्छे कंसेप्ट हैं, इस पे क्वेश्चन आते हैं। तो जब मैं आपको MCQ करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा या और क्वेश्चन भी कराऊंगा, वहाँ पर ये सारे कंसेप्ट काम में आएंगे। वहाँ पर भी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, आगे दे रखा है फ्री एक्सपेंशन और एक्सपेंशन इन वैक्यूम। अब यहाँ पर अगर आपको ध्यान हो तो मैं बता देता हूँ, वापस से बता देता हूँ कि जब हम बात कर रहे थे वर्क की, तो ये मैंने कहा पिस्टन है, ये मैंने क्या कहा? पिस्टन है। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के टाइम पे मैं आपको समझा रहा था, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि ये जो गैस है ये क्या कर रही है? प्रेशर लगा रही है।
तो ये प्रेशर लगा रही है पिस्टन पर ऊपर की तरफ से, ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रही है, मतलब ये पिस्टन को ऊपर की तरफ धकेल रही है। और एक एक्सटर्नल प्रेशर है जो उसको क्या कर रहा है, नीचे की तरफ धकेल रहा है। तो इसको हम कहते हैं पी एक्सटर्नल और इसको हम कह सकते हैं पी इंटरनल। ठीक है, अब यहाँ पर डिपेंड करेगा ज़्यादा कौन है और कम कौन है। तो यहाँ पर अगर मैं कह रहा हूँ वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर मैं क्या कह रहा हूँ वर्क डन बाय द सिस्टम, मैंने क्या कहा वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब सिस्टम द्वारा कार्य किया जा रहा है, सिस्टम कार्य कर रहा है। तो सिस्टम जब कार्य करता है खुद तो वो किसको बताता है, एक्सपेंशन को। तो अगर मैंने कहा वर्क डन बाय द सिस्टम तो वो किसको बता रहा है, एक्सपेंशन को, प्रसार को बता रहा है। किसको बता रहा है, एक्सपेंशन को, मतलब प्रसार को। एक्सपेंशन की कंडीशन क्या होगी कि जब पी आई ज़्यादा होगा किससे, पीई से, पी आई ज़्यादा होगा किससे, पीई से। मतलब एक्सपेंशन कब होगा, जब गैस जो है सिलेंडर के अंदर उसका प्रेशर ज़्यादा है और एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, कम है। तो अंदर का प्रेशर ज़्यादा है, बाहर का कम है, तो गैस क्या होगी, एक्सपेंड होगी। तो ये फाइनली पिस्टन कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ, और एक्सपेंशन होगा। अगर मैं उल्टा कर देता कि एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा कर देता और इंटरनल कम होता तो वो क्या आता, नीचे की तरफ आता। समझ में आएगी बात। अब यहाँ पर मेन चीज़ क्या है कि इंटरनल प्रेशर जो है वो उसको एक्सपेंड करना चाह रहा है और उसको एक्सपेंड होने से रोक कौन रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर। समझ में आई बात। ये जो इंटरनल प्रेशर है ये एक्सपेंशन के लिए ड्राइविंग फोर्स है। ये क्या है, ड्राइविंग फोर्स। अगर मैं कहूँ एक्सपेंशन की बात तो ये ड्राइविंग फोर्स है और ये आपके अपोजिंग फोर्स है। ये क्या है, आपके अपोजिंग फोर्स है। तो हमने रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या पढ़ा था, ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में बहुत इनफाइनेटेसिमल का डिफरेंस होना चाहिए। अब यहाँ पर मेन बात क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम, एक्सपेंशन हो रहा है। अब ये एक्सपेंशन करेगा किसके विरुद्ध कर रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर के। तो एक्सटर्नल प्रेशर जितना ज़्यादा होगा एक्सपेंशन करना क्या होगा, उतना ही मुश्किल होगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जब हम फॉर्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फॉर्मूला, तो वहाँ पर जो फॉर्मूला आपके W का आता है, W इक्वल्स टू माइनस, ये इंटीग्रेशन लगा देता हूँ, PdV। तो ये जो P लिखाने में आता है फॉर्मूले में किसके, वर्क के, वो आपके एक्चुअल में एक्सटर्नल प्रेशर होता है। क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर। समझ में आई बात। तो यहाँ पर ये जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है PdV, जिसमें माइनस PdV होता है और जो P होता है वो एक्सटर्नल प्रेशर को बताता है। किसको बताता है, एक्सटर्नल प्रेशर को। अब आते हैं हेडिंग पे वापस। तो मैंने आपको कंसेप्ट जो समझाया वो क्या था कि हमने क्या पढ़ा, W इक्वल्स टू माइनस PdV, ये तो हमने पढ़ दिया। लेकिन वो जो प्रेशर है गैस का प्रेशर नहीं है, वो एक्सटर्नल प्रेशर है। क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर। समझ में आ गई बात। एक्सपेंशन के लिए ध्यान रखना, किसके लिए, एक्सपेंशन के लिए। ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, फ्री एक्सपेंशन और एक्सपेंशन इन वैक्यूम। तो अगर मैं कह रहा हूँ फ्री एक्सपेंशन है या एक्सपेंशन इन वैक्यूम है, इसका मतलब क्या है कि पिस्टन के बाहर कोई एनवायरनमेंट नहीं है, वैक्यूम है। तो वैक्यूम का मतलब क्या हो गया कि एक्सटर्नल जो प्रेशर है वो जीरो है। यहाँ लिखा हुआ भी है एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, जीरो। तो अगर मैं कह रहा हूँ फ्री एक्सपेंशन और एक्सपेंशन इन वैक्यूम, दोनों का मतलब क्या है कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो जीरो है। तो अब जो अंदर गैस है उसके ऊपर उसको अंदर रोकने के लिए कोई एक्सटर्नल प्रेशर लग ही नहीं रहा है, तो वो आसानी से क्या होगी, बाहर जाएगी। मतलब ईजिली बाहर जा रही है, उसको खुद को कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही, मतलब वो कोई कार्य नहीं कर रही है, मतलब कोई अपोजिंग फोर्स ही नहीं है। तो वहाँ पर जो वर्क होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, W बराबर P एक्सटर्नल जो था dV। तो इस केस में क्या होगा, PE जो है वो जीरो हो गया, एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो गया। तो जो वर्क है या जो डेल W है, जो भी आप कहना चाहो, वो क्या हो जाएगा, जीरो। ये एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन यहाँ इसने क्या लिख रखी है, ड्यू टू थर्मल इंसुलेटेड वॉल डेल Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो जब डेल Q जीरो है और डेल W जीरो है तो फाइनली क्या होगा, डेल E इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फ्री एक्सपेंशन हो रहा है और थर्मली इंसुलेटेड वॉल आपने काम ले रखी है, तो फ्री एक्सपेंशन में वर्क जीरो हो गया और थर्मली इंसुलेटेड वॉल की वजह से डेल Q क्या हो गया, जीरो। तो डेल E जो है वो जीरो आना चाहिए। समझ में आ गई बात। यहाँ पर हम एक चीज़ और रिपीट कर देते हैं कि जो डेल E है वो क्या है, फंक्शन है किसका, टेम्परेचर का। तो ये जो आपका रिजल्ट है, लास्ट में आपके एक आएगा जूल थॉमसन इफेक्ट, वहाँ पर भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि जो
एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, मेनली तो एक्सपेंशन ही हो रहा है यहाँ पर, उस केस में हम कह रहे हैं डेल ई जीरो है, मतलब कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, मतलब ना तो हीटिंग इफेक्ट हो रहा है ना कूलिंग इफेक्ट हो रहा है। समझ में आई बात? इंटरनल एनर्जी क्या है? जीरो है, चेंज जो है इंटरनल एनर्जी का वो क्या है? जीरो है, मतलब ना तो हीटिंग होगी ना कूलिंग होगी, फ्रीली क्या होगा? वो एक्सपेंड हो जाएगा। कब? जब आइडियल गैस होगी। क्या होगी? आइडियल गैस। अगर रियल गैस है तो हो सकता है रिजल्ट कुछ और हो जाए। तो अभी हम बात कर रहे हैं आइडियल गैस की। तो आइडियल गैस में हमने क्या पढ़ा? आइडियल सिस्टम में हमने क्या पढ़ा कि अगर फ्री एक्सपेंशन है और थर्मली इंसुलेटेड वॉल है तो फ्री एक्सपेंशन में आपके वर्क जीरो हो गया और थर्मली इंसुलेटेड वॉल में आपके जो है क्यू वो जीरो हो गया, डेल क्यू, तो फाइनली डेल ई जो है वो क्या हो गया? जीरो हो गया। ठीक है, तो ये भी आपके एप्लीकेशन है। इसके बाद है साइक्लिक प्रोसेस, चक्रीय प्रक्रम कहते हैं हिंदी में इसको। क्या कहते हैं? चक्रीय प्रक्रम। अब चक्रीय प्रक्रम का मतलब ये है कि सिस्टम जिस स्टेट से शुरू हुआ था लास्ट में जाके वापस उसी स्टेट पर पहुंच गया। चक्रीय प्रक्रम का मतलब क्या है कि मैंने जहां से सिस्टम शुरू करा था घूम फिर के लास्ट में मैं वहीं पर पहुंच गया। अब यहाँ पर रोल आता है स्टेट वेरिएबल और पाथ वेरिएबल का, या फिर मैं कह सकता हूँ स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। तो मैंने आपको बताया था स्टेट फंक्शन वह होते हैं जो केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं और पाथ पर डिपेंड नहीं करते, और पाथ वेरिएबल वो होते हैं या पाथ फंक्शन वो होते हैं जो स्टेट पर तो डिपेंड कर सकते हैं लेकिन साथ के साथ पाथ पर भी डिपेंड करते हैं। तो स्टेट वेरिएबल या स्टेट फंक्शन पाथ पे डिपेंड नहीं करता और पाथ वेरिएबल पाथ फंक्शन पाथ पे डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो ई है वो है स्टेट फंक्शन, ई जो है वो क्या है? स्टेट फंक्शन, और Q जो है और W जो है वो क्या है? पाथ फंक्शन है। वो क्या है? पाथ फंक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि साइक्लिक प्रोसेस में सिस्टम जहाँ से शुरू हुआ लास्ट में घूम फिर के वहीं पहुँच गया, मतलब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट जो है वो क्या है? एक ही है, मतलब सेम है। तो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है, तो जो आपके स्टार्टिंग में स्टेट वेरिएबल की वैल्यू थी एंड में भी क्या होगी? स्टेट वेरिएबल की वैल्यू वो सेम रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम कह सकते हैं साइक्लिक प्रोसेस में ई क्या है? कांस्टेंट है। ई क्या है? कांस्टेंट है। ई को मैंने कांस्टेंट क्यों कहा? क्योंकि ई स्टेट फंक्शन है, क्योंकि स्टेट ही चेंज नहीं हुई, स्टार्टिंग से लेके लास्ट में वो वही स्टेट आ गया। तो जब स्टेट सेम है तो जो स्टेट फंक्शन है उसकी वैल्यू भी क्या होगी? सेम होगी, मतलब ई कांस्टेंट है। ई कांस्टेंट का मतलब जो डेल ई है वो क्या हो गया? जीरो हो गया। तो जब डेल ई जीरो हो गया तो अब बचा क्या? Q और W। तो हमने क्या देखा? डेल ई जीरो हो गया, तो यहां पर हम कह सकते हैं डेल Q, हम क्या कह सकते हैं? डेल Q इक्वल्स टू माइनस डेल W, जिसको मैं लिख सकता हूँ PdV, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ? PdV। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है कि हो सकता है रिजल्ट जब आप कंपेयर करो तो कुछ रिजल्ट आपके मैच हो जाए, कुछ रिजल्ट क्या हो जाए? मैच हो जाए। लेकिन रिजल्ट, केवल रिजल्ट मैच होने से दोनों चीज़ बिल्कुल सेम है इसका मतलब वो नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने आइसोथर्मल प्रोसेस बताया था, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर सेम था, तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा था। तो वहाँ पर हमने क्या कहा था कि डेल ई जीरो हो गया है, तो वहाँ पर भी लास्ट का रिजल्ट तो यही था, लास्ट का रिजल्ट ये था, लेकिन दोनों का मतलब एक नहीं है। ये आपके साइक्लिक प्रोसेस है। तो हो सकता है कि जब वो स्टार्ट हो सिस्टम तो टेम्परेचर भी चेंज हो रहा हो, लेकिन क्योंकि लास्ट में जाके वो वहीं पहुंच गया तो वहां पर फिर हमने उससे कंक्लूजन निकाला है। ठीक है, रिजल्ट सेम हो सकता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोनों चीज़ सेम है। इसके बाद लास्ट में आता है मेयर्स फॉर्मूला। देखिए कई बार मेयर फॉर्मूला डायरेक्ट एग्जाम में पूछ रखा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है, डेरिवेशन की हमारे को ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके मेयर्स फॉर्मूला क्या होता है? Cp माइनस CV इक्वल्स टू R। R यहाँ पर गैस कॉन्स्टेंट है, R यहाँ पर क्या है? गैस कांस्टेंट। तो Cp माइनस CV इक्वल्स टू R। देखिए अभी मैंने आपको समझा रहा था, मैं जैसे जैसे पीछे हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करा था कि Cp जो होती है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है CV से। ठीक है, Cp का मतलब मोलर हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और CV क्या है? मोलर हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब मोलर हीट का मतलब एक मोल सब्सटेंस को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए वो आपकी मोलर हीट होती है, या हम कह सकते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जब हमने वॉल्यूम
को कांस्टेंट करा तो मतलब जितनी हीट है सारी की सारी टेम्परेचर बढ़ाने में काम आ रही है, लेकिन जब मैंने प्रेशर को कांस्टेंट करा तो सारी की सारी हीट टेम्परेचर बढ़ाने में काम नहीं आ रही, कुछ हीट वर्क में भी कंज्यूम हो रही है। तो यहाँ पर Cp ज़्यादा होती है Cv से, और एग्जैक्ट रिलेशन क्या है, Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R। तो ये भी आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो एप्लीकेशन थी वो हमने करी है। यहाँ पर आपसे कोई बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा। दो तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो वो सीधे सीधे कहे कि भाई ये प्रोसेस है, इसके लिए सही स्टेटमेंट क्या है या सही फॉर्मूला क्या है, तो हमने सारे फॉर्मूले पढ़ लिए। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करी है, हर प्रोसेस के साथ में जो कंसेप्ट चल रहे हैं वो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। तो जो सबसे ज़्यादा जो कंसेप्ट पूछा जाता है वो ये वाला पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर इन 8 एप्लीकेशन में अगर कोई मुझसे पूछे सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, तो मैं आपसे कहूँगा एडियाबैटिक। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर बनते हैं तो वो बनते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस पर, और मेयर फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए, Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R। बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। आज के लिए इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।